जय हिंद दोस्तों, मैं अभिराज स्नेहा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 11वां क्लास होने वाला है। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सिख गुरु और सिख धर्म के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि सिखों के 10 गुरु होते हैं और जो उनके अंतिम गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। आज हम उसकी बाद की स्थिति को समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो आज का अच्छे से समझ में आए तो पहले जाके पुराने वीडियोज़ को जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूँगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1708 ईस्वी में पठानों के द्वारा कर दी जाती है। तो उसके पश्चात उनका एक शिष्य होता है जिसका नाम बंदा बहादुर होता है। वो सिखों का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आता है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि ये राजनीतिक नेतृत्व करता है, धार्मिक गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने यह निर्धारित कर दिया था कि मेरे पश्चात कोई धार्मिक गुरु नहीं होगा। तो राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन आता है? बंदा बहादुर। अगर हम इसकी प्रारंभिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो इसका जन्म अक्टूबर 1670 ईस्वी में कश्मीर क्षेत्र में होता है। इसके अगर हम अन्य नाम को समझने की कोशिश करें, लक्ष्मण देव, बैरागी, आप देख रहे हैं 3-3 नाम हैं। आखिर रीज़न क्या है? एक चौथा नाम बंदा बहादुर। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो था वो लक्ष्मण देव था, लेकिन वो बचपन से ही काफ़ी बहादुर था और कुश्ती वगैरह लड़ा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि 15 वर्ष की जब उसकी आयु थी तो गर्भवती हिरण की मृत्यु उसके हाथों हो जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शोक महसूस करता है और अपना घर छोड़कर चला जाता है। तब से उसको बैरागी के नाम से जाना जाता है। और आगे जाते हैं तो जानकी दास नाम के एक व्यक्ति होते हैं, एक बैरागी होते हैं, जिसे वो अपना गुरु मान लेता है। तब से उसका नाम माधव दास पड़ जाता है। इसके कुछ समय के पश्चात वो नांदेड़ क्षेत्र एक है, गोदावरी नदी के तट पर उस समय था, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हो जाती है और उनसे वह प्रभावित होकर सिख धर्म को अपना लेता है। तब से उसका नाम बंदा बहादुर पड़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बंदा बहादुर के इतने सारे नाम क्यों हैं। ठीक है, तो जब सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है तो बंदा बहादुर जो है उनका काफ़ी प्रिय शिष्य होता है। तो वो बंदा बहादुर के थ्रू पंजाब को एक पत्र भेजते हैं कि अगला जो हमारा उत्तराधिकारी के रूप में होगा, राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में होगा, वो बंदा बहादुर होगा। तो बंदा बहादुर ने पंजाब को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, सबको पुनर्गठित किया। अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि तेग बहादुर जो थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है, और अर्जुन देव जो है उनकी मृत्यु करा दी जाती है। तो मुगल और सिखों का अब देख रहे हैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा टकराव होता रहा है। तो इसने क्या किया, जो तेग बहादुर की मृत्यु जिसने कराई थी उसको मार दिया। औरंगजेब को तो नहीं बोलेंगे, औरंगजेब की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसके द्वारा उसे मारा गया था उसको मार दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, उसे जिस वजीर के द्वारा मारा गया था उसको मार दिया। मतलब ये पूरी तरीके से बदला ले रहा था अपना। ठीक है, तो और क्या हुआ कि अब इसी कारण से, ठीक है, आगे चलकर उनकी जो टकराहट है वो मुगल सम्राट फर्रुखसिहर के द्वारा होती है। ठीक है, और जिस कारण फर्रुखसिहर के द्वारा 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्वकर्ता बनता है और जो 1716 ईस्वी तक रहता है। इसके पश्चात जो सिख धर्म था, वो सिख क्षेत्र जो था, पंजाब क्षेत्र, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है सिख क्षेत्र। ठीक है, तो आगे चलकर 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह के द्वारा छोटे छोटे दलों को मिलाकर दल खालसा का निर्माण किया जाता है। जो दल खालसा जो होता है वो 12 मिसलों में बटा होता है। ठीक है, तो उसी 12 मिसलों का जो प्रमुख मिसल होती है, एक सुकरचकिया मिसल प्रमुख होता है और एक भंगी मिसल प्रमुख होता है। और उसी सुकरचकिया मिसल के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अगले जो सिखों के नेतृत्वकर्ता आएंगे वो महाराजा रंजीत सिंह आएंगे, जो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगर हम महाराजा रंजीत सिंह को समझने की कोशिश करें तो उनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम महासिंह था। अगर आप ध्यान दें तो सुकरचकिया मिसल के जो संस्थापक थे उनके दादा चढ़त सिंह थे। ठीक है, और बाद में मुखिया जो बनते हैं सुकरचकिया मिसल के वो
महासिंह बनते हैं। यहाँ से भी सवाल बन जाता है कि शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, चढ़त सिंह होगा। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो बहुत ही कम उम्र में राजा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 1780 ईस्वी में उनका जन्म होता है। मात्र 12 वर्ष के पश्चात 1792 ईस्वी में ही वो राजा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन अल्प आयु होने के कारण 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन जो है एक काउंसिल के तहत चलता है, जिसमें उसकी माँ होती है, दीवान होता है। ठीक है। तो और 1797 ईस्वी में वो जो है वो खुद से नेतृत्व करना शुरू करते हैं। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि उसकी जो सेना थी वो एशिया की सबसे दूसरी शक्तिशाली सेना थी। अब अंग्रेज कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले खुद की सेना को सबसे शक्तिशाली बताएंगे। तो एनीवे उनकी जो सेना थी वो दूसरी शक्तिशाली सेना कही जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पे विकसित किया था। अब आगे चलकर क्या होता है, 1798 ईस्वी में अफगान के शासक जमान शाह के द्वारा पंजाब पर आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें खदेड़ कर भगा देते हैं। तो जाते समय जमान शाह की 12 तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर जाती है। लेकिन आप यहाँ देखिए महाराजा रणजीत सिंह की अच्छी नीति कि उन्होंने 12 तोपों को निकलवा कर जमान शाह को भेंट प्रदान कर दिया। अब होना क्या था, जमान शाह इससे काफ़ी खुश हुए और उन्होंने लाहौर का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया, जिसे आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा, लाहौर होगा। और अपनी धार्मिक राजधानी जो है उन्होंने अमृतसर को बनाई थी। अमृतसर का क्षेत्र जो है वो भंगी मिसल, जैसा कि मैंने बताया शुक्रचकिया 12 मिसलें थी, तो भंगी मिसल से उन्होंने अमृतसर के क्षेत्र को लिया था, जो सिखों के अधीन ही था। तो धार्मिक राजधानी क्या थी, अमृतसर थी। उनका जो प्रशासनिक स्थिति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उनके प्रशासनिक स्थिति, उनका जो प्रशासन था वो 4 सूबों में बटा हुआ था, जिसमें पेशावर है, कश्मीर है, मुल्तान है और लाहौर का क्षेत्र है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, यहाँ ध्यान देंगे आप कि महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, फ़कीर अजीउद्दीन, है ना। और उनके वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका क्या जवाब होगा, दीनानाथ। अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें तो भले ही सिख धर्म से थे, लेकिन इनके ऊंचे पद पर इस्लाम धर्म के लोग भी थे और हिंदू धर्म के लोग भी थे। ठीक है। अगर हम इसकी बात की स्थिति को समझे तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मेटकॉफ। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान देंगे। पहला सवाल कि अमृतसर की संधि कब होती है, तो 1809 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों से कौन नेतृत्व कर रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, मेटकॉफ कर रहा है। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, अब आगे चलकर क्या होता है, अफगान के शासक शाह शुजा, हम अगर समझने की कोशिश करें तो अफगान जो है उस क्षेत्र में मोहम्मद शाह जो है उसके द्वारा शाह शुजा को कैदी बना लिया जाता है। तो शाह शुजा की वाइफ के कहने पर महाराजा रणजीत सिंह जो है वो इन्हें कैद से छुड़ाते हैं, जिसके कारण शाह शुजा जो है वो खुश होकर कोहिनूर का हीरा महाराजा रणजीत सिंह को देता है। आप देख रहे हैं कोहिनूर हीरा की अगर समझने की कोशिश करें, जो गोलकुंडा की खानों से निकलता है और फिर मुगल सम्राट के पास आता है, फिर क्या होता है, नादिर शाह उसको अफगान शासक लूट कर ले जाता है, फिर से पुनः वो भारत आ जाता है। ठीक है, अब बाद में फिर वो महारानी विक्टोरिया के हाथों दे दिया जाता है जब सिखों का पतन हो जाएगा। तो ठीक है, तो खैर एनीवे अगर हम समझने की कोशिश करें तो आगे चलकर क्या होता है, 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से सिखों का पतन शुरू हो जाता है। जैसा कि हम समझते हैं, जब भी कोई शक्तिशाली राजा की मृत्यु होती है, अगर उसका उत्तराधिकारी शक्तिशाली नहीं है तो फिर वो क्षेत्र जो है वो दूसरे लोगों के कब्जे में आ जाता है। तो होता कुछ ऐसा ही है। देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसके पश्चात खड़क सिंह जो है वो राजा बनता है, लेकिन खड़क सिंह बोला जाता है कि वो अफीम का आदी होता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है वो शासक बनता है ननिहाल सिंह, जो काफ़ी अयोग्य शासक होता है, और फिर उसके पश्चात शेर सिंह शासक बनता है। ठीक है, अब देखेंगे 1839 से 43 तक 4 शासक बन जाते हैं। ठीक है, खड़क सिंह, ननिहाल सिंह, शेर सिंह।
तो यहाँ से कभी कभी क्रम पूछा जाता है, ठीक है, कि महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात और दिलीप सिंह के बीच में कौन कौन राजा बनते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप, पहले महाराजा रणजीत सिंह, फिर खड़क सिंह, फिर ननिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और उसके पश्चात दिलीप सिंह शासक बनता है। और दिलीप सिंह जो होता है वो मात्र 5 साल की आयु में शासक बन जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अल्प आयु होता है, तो जिसके कारण उनका जो संरक्षिका है वो होती है रानी जिंदल, ठीक है। अब सिंपल सी बात आप देखिए, 5 साल का युवा अगर शासक है तो उसकी राजनीतिक स्थिति कितनी कमज़ोर है, जिसके कारण अंग्रेजों को मौका मिल जाता है। और अंग्रेज क्या है, अंग्रेज तो ताक में थे। अब मात्र 2 साल के पश्चात अंग्रेज और सिखों के बीच सिख युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम आंग्ल सिख युद्ध को समझने की कोशिश करें तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने टेबल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें पहले मैंने लिया है आंग्ल सिख युद्ध, फिर मैंने लिया है प्रमुख युद्ध, उसमें क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध होते हैं और उसके परिणाम क्या हुए, और गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं से काफ़ी सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देंगे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो 1845 में शुरू होता है और 1846 में खत्म हो जाता है। इस युद्ध में, इन्हीं 2 सालों में छोटे छोटे काफ़ी सारे युद्ध होते हैं, जिनमें फिरोज शाह का युद्ध है, मुदकी का युद्ध है, युद्धवाल का युद्ध है, ठीक है, अलीवाल का युद्ध है। लेकिन ये सारे युद्ध जो है वो अनिर्णायक होते हैं, इसमें सिख जो है वो डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन अंग्रेजों की नीति है ना, फूट डालो शासन करो, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लाल सिंह को और तेज सिंह को अपने तरफ मिला लेते हैं। अंग्रेज जो है लाल सिंह और तेज सिंह को अपने तरफ मिला लेते हैं, जिसके कारण सबराव के युद्ध में सिखों की पराजय हो जाती है और फलस्वरूप मार्च 1846 में सिखों के साथ लाहौर की संधि कर दी जाती है, ठीक है। अगर हम लाहौर की संधि को, विशेषताओं को समझने की कोशिश करें तो इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि सतलज नदी के पार के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए, और इतना ही नहीं, दंड के रूप में 1.5 करोड़ रुपए सिखों को अंग्रेजों को दंड देना पड़ा, ठीक है। और सिख लाहौर के क्षेत्र में ब्रिटिश रेजिमेंट रखा जाएगा, और जो अन्य यूरोपीय देश के लोग जो हैं, ठीक है, उनको आप अपनी सेवा में नहीं रख सकते। अर्थात सहायक संधि की जो विशेषताएं हैं वो सब थोप दी जाती है, ठीक है। मैं सहायक संधि को आगे की वीडियोज़ में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक और संधि होती है वैरोवाल की संधि, जो दिसंबर 1846 में होती है। तो आपको ध्यान देना है कि लाहौर की संधि कब हो रही है, 1846 मार्च में, और भैरवाल की संधि दिसंबर 1846 में। तो सवाल यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि प्रथम युद्ध में, आंग्ल सिख युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई है, तो लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ध्यान देना है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल है, लॉर्ड हार्डिंग। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि आगे चलकर, ठीक है, जो मुल्तान क्षेत्र है, मुल्तान क्षेत्र, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं सिखों के, वो खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिख भी चाह रहे होते हैं फिर से सत्ता में आने की कोशिश। और इसी के कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में मात्र 2 साल के बाद शुरू हो जाता है। और एक और कारण इसका है कि डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है, जो कि हड़प नीति की शुरुआत करता है, साम्राज्यवादी नीति का समर्थक होता है। तो जिसके कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में शुरू हो जाता है, जो 1849 ईस्वी में खत्म होता है। और इसी 2 सालों में फिर से अगर हम देखने की कोशिश करें तो रामनगर का युद्ध होता है, प्रमुख युद्ध, चिलियावाला का युद्ध होता है जो कि अनिर्णायक होता है, और गुजरात का युद्ध, ध्यान देंगे आप, गुजरात को युद्ध, ये ऐसा सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध को, कौन से ऐसी युद्ध है जो अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई, जिसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात का युद्ध। और गुजरात के युद्ध में सिखों की पराजय हो जाती है और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है, और दिलीप सिंह जो है उन्हें 50,000 रुपये पेंशन देकर लंदन भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल क्या है, गवर्नर जनरल कौन थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय, तो आपका जवाब क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। आई होप मैं भी जो कुछ समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।